हेलो बालक, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 के प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था और हमने समझा था प्रोडक्ट क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है। बहुत सारे छोटे टर्मिनोलॉजीज का कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन किया था और साथ ही साथ हमने प्रोडक्ट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। राइट नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम पीएलसी, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है और बड़ा बेसिक सवाल आता है यहाँ से। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बट आपको बहुत ही कंसेप्चुअली समझना होगा इसको, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आई विल बी टेलिंग यू। सो वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कंटिन्यूटी में है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे थे तो जो आखिरी टॉपिक था वो ये था कि प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। तो हर एक प्रोडक्ट का एक यूजफुल लाइफ होता है, मतलब बर्थ और डेथ के बीच की कहानी की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का लॉन्च होना और उस प्रोडक्ट का ऑब्सोलीट हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम देखने जा रहे हैं। इसी को हम प्रोडक्ट के का लाइफ साइकिल बुलाते हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दैट्स आवर टॉपिक, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं इसे। पीएलसी की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, सो दिस इज एन एस शेप्ड कर्व। ये एस शेप का एक कर्व है, एस शेप में बनता है इसलिए उसको एस शेप्ड कर्व कहा जाता है। सो इफ यू विल सी द ग्राफ, तो पीएलसी एस शेप का एक कर्व है जो सेल्स ओवर टाइम का कर्व है। तो सेल्स ओवर टाइम अगर हम देखते हैं कि विद टाइम सेल्स पे क्या इंपैक्ट होता है, सेल्स कैसे बढ़ता है या घटता है, इसको हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन वी आर गेटिंग अ ग्राफ एंड इसी ग्राफ को कहा जाता है पीएलसी। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को शुरू में, जैसे आपने कोई आइडिया का कंसेप्शन किया और आपने उससे प्रोडक्ट बनाया, राइट, नाउ यू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के पास अवेयरनेस होती है? द आंसर इज नो। कस्टमर के पास अभी आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ये वो फेज होता है आपके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन कहा जाता है क्योंकि अभी अभी आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है और जाहिर सी बात है यहाँ कैश फ्लो आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कैश आउटफ्लो होगा इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में ज्यादा खर्च करना होगा ताकि हम अपने कस्टमर्स को अवेयर करा सकें अपने प्रोडक्ट के बारे में, और तभी तो वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। और आपका कैश इनफ्लो यहाँ कम होता है। जाहिर सी बात है, क्यों कम होगा? बिकॉज यहाँ सेल बहुत ज्यादा आपकी नहीं होगी। तो ये आपका पहला स्टेज होता है जिसे हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। आफ्टर सम टाइम अगर इंट्रोडक्शन आपका सक्सेसफुल होता है, देन देयर इज अ शार्प राइज इन सेल। आप देखो एकदम से शार्प राइज होता है सेल का और सेल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज कस्टमर्स आर अवेयर नाउ, दे विल स्टार्ट बाइंग योर प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में भी हमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपने ग्रोथ को मेंटेन करके रख सके। बट इंट्रोडक्शन और ग्रोथ फेज में एक फर्क है। इंट्रोडक्शन में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो हमारे पॉकेट से जा रहा था, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ एक ऐसा स्टेज है जहां आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये प्रॉफिटेबल स्टेट है, लेकिन उस प्रॉफिट का एक कंसिडरेबल अमाउंट आपको री इन्वेस्ट करना होता है ताकि आप अपने ग्रोथ को क्या कर सको, मेंटेन करके रख सको। जब आप ग्रोथ को मेंटेन करते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद आपका रेट और जो का वो तो बढ़ेगा बट विद डिक्रीजिंग रेट। तो हम कहते हैं सेल इंक्रीजेस बट विद डिक्रीजिंग रेट। तो यहां से आपको स्लगिशनेस दिखाई देना शुरू होता है, नेगेटिव ट्रेंड दिखना शुरू हो जाता है। और ये वाला जो फेज है ना, इस फेज को आप बुलाते हो बेसिकली मैच्योरिटी। मैच्योरिटी फेज में आप देख सकते हो, क्लियर कट आपको ग्राफ को देखते ही पता चलेगा। इसका मतलब सेल्स की मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट। हम मैच्योरिटी पे पहुंच गए, अब सेल को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहां आपका पूरा फोकस इस बात पे होता है कि कैसे आप अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखोगे, कैसे आप अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखोगे, और सिर्फ उसी टर्म्स में आपका इन्वेस्टमेंट आप करते हो। मैच्योरिटी स्टेज बहुत ही अच्छा माना जाता है। द रीजन इज वेरी सिंपल। इसका मुख्य कारण यह है कि आपका खर्चा कम है और आमदनी ज्यादा है। इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट वेयर अ कंपनी कैन बी अ कैश काउ, इट कैन जनरेट सरप्लस कैश, द प्रोडक्ट कैन जनरेट सरप्लस कैश हियर इन दिस स्टेज। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद देयर विल बी अ फेज जिसे कहा जाता है डिक्लाइन। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, सेल आपका नेगेटिव फॉल होना शुरू हो गया, इस स्टेज को कहा जाता है डिक्लाइन। तो पूरे पीएलसी को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। पहला स्टेज क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या हो गया, ग्रोथ। तीसरा क्या हो गया, मैच्योरिटी। चौथा क्या हो गया, डिक्लाइन फेज हो गया। इसको कहा जाता है पीएलसी। फिर से बात करो, जब आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं,
इंट्रोडक्शन में आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अभी मार्केट में कस्टमर्स आपको लेके अवेयर नहीं है, इसका मतलब आपका सेल्स क्या होगा, हाई या लो। आप कहते हैं सर सेल्स लो होगा, सेल्स अगर लो है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा आपका, हाई या लो। प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, लो होगा, क्योंकि सेल कम है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट आपको हाई रखना होगा। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, दिस द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप शुरू में जो खर्चा कर रहे हो ना अपने जेब से, वो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कैश फ्लो नेगेटिव है यहाँ। तो इन्वेस्टमेंट आपको हाई रखना होगा मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज में, ताकि आप कस्टमर्स में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाओ। जैसे ही आप ग्रोथ में जाते हैं, आपका सेल क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, सेल इज हाई। अगर सेल हाई है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी हाई होगा। बट प्रॉफिट का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें क्या करना होता है, री इन्वेस्ट कर देना होता है, ताकि हम अपने ग्रोथ को क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके। जब हम मैच्योरिटी स्टेज में गए तो मैच्योरिटी स्टेज में हमारा सेल क्या है, सेल हमारा मैक्सिमम है, अब सेल नहीं बढ़ सकता, राइट। प्रॉफिट क्या है यहां, सो प्रॉफिट भी हमारा क्या है, हाई है। बट कंपैरेटिवली अगर ग्रोथ से कंपेयर करें हम मैच्योरिटी को, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। याद रखना, यहां मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आपका कंपटीशन भी बहुत इंटेंस हो जाता है, और जब कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उस कंडीशन में उसका प्रेशर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएगा, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होता है। दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, तो वो आपको यहां देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट लो होगा, क्योंकि यहां आप सेल तो बढ़ा नहीं सकते हो, बस आपको अपने मार्केट पोजीशन को मेंटेन करके रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट लो होगा। फिर आफ्टर सम टाइम देखो, जब आप मैच्योरिटी में हो ना, तो आप चाहोगे कि आप ज्यादा लंबा से लंबा मैच्योरिटी टाइम को एंजॉय करो, बट आपका कॉम्पिटिटर जरूर डेफिनेटली नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा होगा, या हो सकता है मार्केट चेंज हो जाए, हो सकता है कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो जाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। इन सब की वजह से आपका मैच्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा और प्रोडक्ट जाता है डिक्लाइन फेज में। जैसे ही डिक्लाइन फेज में जाता है, इसका मतलब सेल क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। प्रॉफिट क्या होगा आपका, प्रॉफिट भी आपका लो होगा, जाहिर सी बात है। अब यहां इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इसको लेकर आप दो बातें होती है, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हम इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट अगर हमें लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके हम उसको वापस से रीलॉन्च करें तो वो चलेगा, तो हो सकता है हम इन्वेस्टमेंट करें। बट अगर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुका है, तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं। जैसे हम कहते हैं टाइपराइटर, अगर आप टाइपराइटर मैन्युफैक्चरर थे तो आपने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया, आप निकल गए मार्केट से बाहर, आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आपको पता है टाइपराइटर में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दो वो बिकने वाला नहीं है। टाइपराइटर बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम्स, सो टाइपराइटर अब नहीं बिकेगा। बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट, जैसे मान लो लाइफ बॉय की बात कर लो, लाइफ बॉय तो बहुत बड़ा पुराना ब्रांड है, क्यों नहीं मरा, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्यों नहीं डिक्लाइन हो गया, विड्रॉल हो गया, तो इसलिए नहीं हुआ कि जाहिर सी बात है जैसे ही डिक्लाइन फेज में जाएगा आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और इन्वेस्टमेंट करके रिवाइव कर दूं। मजेदार बात क्या है, ध्यान से सुनना, जब आप डिक्लाइन फेज में इन्वेस्टमेंट करके रिवाइव करते हैं ना प्रोडक्ट को, उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में जाता ही नहीं है, प्रोडक्ट सीधा चला जाता है ग्रोथ फेज में, सीधा चला जाता है ग्रोथ फेज में। तो आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहां किया, प्रोडक्ट को रिवाइव किया और रीलॉन्च किया, प्रोडक्ट डायरेक्टली जाएगा ग्रोथ फेज में, तो आपको इंट्रोडक्शन फेज का जो प्रॉब्लम था, जो जद्दोजहद था, वो आपको वहां झेलने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज व्हाट द पीएलसी इज, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को देख के बारे में आपके पास जानकारी है, इंफॉर्मेशन, और आप ये समझते हो कि वो अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है, तो आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि उस पर किस तरह की स्ट्रैटेजी लगाई जानी चाहिए, राइट। सो दिस इज योर पीएलसी। क्या कह रहा है ये देखो, PLC is a S-shaped curve which exhibits the relationship of sales with respect to time. तो sales and time का ये एक relationship show करता है of a product that passes 4 successive stages. 4 stages हैं इसके, पहला है introduction, दूसरा है growth, तीसरा है maturity and चौथा है decline. If business are substituted for product, the concept of PLC would work just as well. तो प्रोडक्ट की जगह हम बिजनेस लेके डाल देते हैं ना, तो उसको बिजनेस लाइफ साइकिल कहते हैं, सेम होता है। आज ये पहला स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। बताओ इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या हुआ कि अभी अभी हमने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरा सेल ग्रोथ क्या होगा, लो होगा या हाई होगा, तो आप कहते हैं स्लो होगा सर, आपका लो होगा, स्लो ग्रोथ इन सेल। सेकेंड, इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपटीशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यहां आपको ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना है, प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई एंड मार्केट्स आर लिमिटेड। मार्केट लिमिटेड है, प्राइसेस हाई है, कंपटीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, स्लो आपका ग्रोथ रेट क्या स्लो है। जैसे एज्यूम करो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को, जब पहली बार इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ और इंडियन एयरलाइंस जैसी कंपनी आई, उस समय क्या सिचुएशन था, बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव हुआ करता था एयर ट्रेवल, और कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, सिंगल कंपनी ऑपरेट कर रही थी पूरे इंडिया में, राइट। रिस्ट्रिक्टेड था, लाइसेंसिंग से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, एविएशन इंडस्ट्री में कोई दूसरी कंपनी आके ऑपरेट कर ही नहीं सकती थी। इसका परिणाम क्या था कि जो प्राइसेस थे वो बहुत ही हाई थे, कंपटीशन नेग्लिजिबल था, कंपटीशन था ही नहीं, राइट। मार्केट साइज भी क्या था, लिमिटेड था, क्योंकि उतना ज्यादा अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे लोग। प्लेन पे चढ़ने का मतलब पता नहीं दूसरे जन्म की बात होती थी लोगों के लिए, बड़ा रिस्पेक्टफुली देखा जाता था उन लोगों को जो प्लेन से ट्रेवल करते थे। आज का क्या सिचुएशन है बताओ मुझे,
हम क्या कहते हैं उसका, एक पॉलिसी आई थी 90s में जिसको कहा गया ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी के तहत इंडियन स्काई को ओपन किया गया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने एविएशन इंडस्ट्री में एंटर किया। इसका परिणाम क्या हुआ, आपने देखा ग्रेजुअली प्राइस डिक्रीज होते गए और आज के डेट में एयरपोर्ट का वही हाल होता है जो हाल किसी भी स्टेट के आईएसबीटी का होता है ना। जो आपका बस अड्डा होता है ना, बस स्टैंड होता है ना आपके शहर का, एग्जैक्टली सेम लुक होता है किसका, एयरपोर्ट का होता है। एवरीबॉडी इज ट्रैवलिंग, व्हाई द प्राइसेस आर वेरी हाई, वेरी लो एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, सो कंपटीशन इज वेरी हाई। मार्केट साइज क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। तो ये बाद में हुआ, शुरू में क्या था, इंट्रोडक्शन स्टेज में। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें पूरा यही बिहेवियर दिखाई देगा अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को देखो तो। एक कंपनी थी, यानी कि कंपटीशन नेग्लिजिबल था, प्राइसेस क्या थे, बहुत ही हाई थे, और मार्केट्स क्या था, बहुत ही लिमिटेड था, बहुत कम कस्टमर्स ट्रेवल कर पाते थे, तो सेल्स ग्रोथ रेट क्या था, बहुत ही लो था। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का मतलब अब आपका सेल बढ़ा, एकदम शार्प राइज होता है। जैसे ही आपका सेल बढ़ा तो आपका प्रॉफिट बढ़ा, राइट। तो सेल ग्रोथ स्टेज है ये। डिमांड्स एक्सपैंड रैपिडली, डिमांड एक्सपैंड्स रैपिडली। डिमांड आपका क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, बिकॉज कस्टमर्स आर नाउ वेल अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, सो डिमांड आपका रैपिडली बढ़ेगा। प्राइसेस फॉल होगा एंड कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस, राइट। ग्रोथ स्टेज में आपका कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो रहा है, मार्केट भी एक्सपैंड होगा, तो नंबर ऑफ बायर्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं आपको शायद हो सकता है मैंने पहले भी बताया हो या नहीं बताया हो तो सुन लो ध्यान से। हम कहते हैं कंपटीशन कितने आधार पे हो सकता है। देखो किसी भी इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में फाइट करते हैं, उनके फाइट करने के बेसिस दो होते हैं। एक बेसिस होता है बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, जहां जो कंपनीज होती है ना, वो कंपनीज एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करती है एक दूसरे को के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा तरीका होता है फाइट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तो प्राइस वॉर भी हो सकता है कंपनीज के बीच में, हमेशा याद रखना। अब जैसे हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, जब एडवर्टीजमेंट वॉर होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन में हुआ था इंडिया में, फ्लिपकार्ट और अमेजन में एडवर्टीजमेंट वॉर हुआ था, जहां दोनों ही कंपनीज ने बहुत हेवीली एडवर्टाइज किया था ई कॉमर्स को, ऑनलाइन मार्केट को, और वो दोनों ही कहते थे कि हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदो। बट इसका फायदा क्या हुआ, सुनो। जब फ्लिपकार्ट एंड अमेजन ने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया एडवर्टीजमेंट पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन मार्केट्स के बारे में पता चला। लोगों को पता चला कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनीज हैं जहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। परिणाम क्या हुआ, मार्केट एक्सपैंड हुआ, ज्यादा लोग ई कॉमर्स पे जाना शुरू किया। हालांकि इसका फायदा छोटे प्लेयर्स को भी मिला, क्योंकि आप इंटरनेट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कोई इंटरनेट पे जाता है और किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो उसको मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं, उसमें से वो किसी भी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकता है। बट ये फ्लिपकार्ट और अमेजन के फाइट की वजह से, एडवर्टीजमेंट फाइट की वजह से क्या हुआ, मार्केट एक्सपैंड हुआ। यही होता है ग्रोथ बेसिकली। जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है, लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो मार्केट क्या होता है, एक्सपैंड होता है, राइट। सो वही चीज आप यहां कह रहे हो कि ग्रोथ स्टेज है, डिमांड क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, मार्केट क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस फॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी बता ही देता हूं अभी। तो दो तरीके मैंने बोले कंपटीशन में फाइट का, एक तो था एडवर्टीजमेंट जिसको आपने यहां यूज कर लिया, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस वॉर जब शुरू होता है ना, तो प्राइस वॉर जब शुरू होता है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। एडवर्टीजमेंट पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। भले ही दो बड़ी कंपनी आपस में एडवर्टीजमेंट वॉर कर रही हैं, बट छोटे कंपनीज को भी फायदा हो जाता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसके बारे में जानते हैं। जब कस्टमर्स जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में तो उसका मार्केट एक्सपैंड करता है, तो छोटे प्लेयर्स को भी फायदा मिलता है। बट प्राइस वॉर में उल्टा हो जाता है। अगर दो बड़ी कंपनीज ने प्राइस वॉर शुरू किया और उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू किया, तो इस डिस्काउंट की मार छोटे कंपनीज को झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर मैं आपसे कभी ये पूछूं, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, इसमें से इंडस्ट्री के लिए कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप कहना कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज प्रॉफिटेबल फॉर द इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम वी कैन से दैट द कंपटीशन बेस्ड ऑन प्राइस इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द इंडस्ट्री, राइट। सो दिस इज योर ग्रोथ स्टेज। नंबर 3 इज द मैच्योरिटी स्टेज। तो पहला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या हो गया, ग्रोथ स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज मतलब मैच्योर है आप। जैसे आप मैच्योर हैं तो स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, आपका ग्रोथ रेट में स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग रेट। जैसे पहले क्वार्टर मान लो 10% से बढ़ा, दूसरे में 8% से बढ़ा, तीसरे में 6% से बढ़ा, तो बढ़ रहा है, बट रेट क्या हो रहा है, रेट गिर रहा है। 10%, 8%, 6%, इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रेंड। ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा मैच्योरिटी स्टेज में। इसी को स्लो डाउन आपने कहा। स्लो डाउन आपको दिखाई देगा ग्रोथ रेट में। कॉम्पिटिशन गेट्स टफ, कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि देखो जब मार्केट एक्सपैंड होता है ना, तो सारी कंपनीज को शेयर मिलता रहता है, सारी कंपनीज को कस्टमर्स मिलते रहते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन जैसे ही मार्केट सैचुरेट होता है तो कॉम्पिटिटर अब करेगा क्या, सब एक दूसरे के कस्टमर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन क्या होगा, इंटेंस होता हुआ चला जाएगा। सो कंपटीशन गेट्स टफ, मार्केट गेट्स स्टेबलाइज्ड, प्रॉफिट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। इस स्टिफ कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन अभी अभी आपने सर एक बात कही हमसे कि आपने ये कहा कि मैच्योरिटी स्टेज जो है प्रेफरेबल स्टेज है, हर एक प्रोडक्ट यहां पहुंचना चाहता है, हर एक बिजनेस यहां पहुंचना चाहता है। आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम्स डाउन। तो अब जरा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों स्टेज में सबसे प्रॉफिटेबल स्टेज कौन सा है, तो आप बोलोगे ग्रोथ स्टेज। क्या बोलोगे, ग्रोथ स्टेज, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ग्रोथ स्टेज में हमारा प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है।
हमारा हमारा कैश इनफ्लो क्या होता है, जब हमारी सेल ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा है। ग्रोथ स्टेज है ना, ये डिमांड एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब सेल भी क्या होगा, हाई होगा, और जब सेल हाई होगा तो जाहिर सी बात है हम ज्यादा प्रॉफिट यहां अर्न कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है, ग्रोथ स्टेज में जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट का कंसिडरेबल हिस्सा हमें फिर से इन्वेस्ट करना पड़ रहा था ताकि हम अपने ग्रोथ को क्या करके रखें, मेंटेन करके रखें। तो यहां आपको बहुत ज्यादा सरप्लस कैश नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी स्टेज में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी स्टेज में भले ही आपका प्रॉफिट डाउन हुआ है बट आपका इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो रहा है ना। एक पार्ट में तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना, मतलब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है, आपको बस अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वो आपको करना है। तो यहां इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबली फॉल करता है, एज अ रिजल्ट आपको सरप्लस कैश जनरेट होता है। आपको क्या जनरेट होता है, सरप्लस कैश, जो आपको यहां बड़ा मुश्किल होगा ग्रोथ में। मैच्योरिटी में क्या जनरेट होता है, सरप्लस कैश जनरेट होता है। इसीलिए हर एक कंपनी यहां पहुंचना चाहती है, ये प्रेफर्ड पोजीशन है हर एक कंपनी के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए। दैट इज योर मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज के बाद आता है आपका डिक्लाइन स्टेज। तो मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है, यानी कि शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन द सेल्स। सेल्स क्या होगा, डिक्लाइन करना शुरू करेगा, शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट आपको दिखेगा। द सेल एंड द प्रॉफिट फॉल्स डाउन शार्पली ड्यू टू सम ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग वन। क्या हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया हो जिसने आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया हो, या आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया हो, या कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया हो। कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपकी सेल गिरनी शुरू होगी और इवेंचुअली वहां जाके आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे मार्केट से विड्रॉ करना है या फिर इस प्रोडक्ट में मैं री इन्वेस्टमेंट करके इस प्रोडक्ट को वापस ग्रोथ पे लेके जा सकता हूं, राइट। दैट डिसीजन यू हैव टू मेक। तो कितने फेजेस हो गए, 4 फेजेस हो गए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी, फोर्थ इज डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में सेल क्या है, लो है, प्रॉफिट क्या है, लो है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई है। ग्रोथ स्टेज में बताओ कंपटीशन क्या होगा, इंटेंस हो जाएगा, डिमांड क्या होगा, एक्सपैंड होगा, मार्केट क्या होगा, एक्सपैंड होगा। कंपटीशन, इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपटीशन हाई था या लो था, कंपटीशन नेग्लिजिबल था, लेकिन ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। जब हम मैच्योरिटी में जाते हैं तो मैच्योरिटी में कंपटीशन और भी टफ हो जाता है, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होता है, फॉल होना शुरू हो जाता है, राइट। यहां मार्केट एक्सपैंड नहीं होगा तो फिर आपस में लड़ाई होती है टू गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पोजीशन हियर इन द मैच्योरिटी स्टेज। आफ्टर दैट यू एंटर इनटू द डिक्लाइन स्टेज। हो सकता है आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस करे, हो सकता है आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए, हो सकता है कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो जाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल जाए, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए। देयर मे बी लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन फेज में जाता है। डिक्लाइन फेज में हमारा प्रॉफिट डाउन होता है, हमारा सेल भी क्या होता है, डाउन होता हुआ चला जाता है। ये 4 स्टेज है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएलसी, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। What are the advantages of PLC? देख लो इसको। The main advantage of PLC is that it can be used to diagnose a portfolio of products. जब हम डायग्नोसिस करते हैं ना पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट की, सपोज देयर इज अ कंपनी एक्स, मान लो एक कंपनी एक्स है, इस कंपनी के 3 प्रोडक्ट है, ए बी एंड सी, राइट। मान लो नेस्ले है, नेस्ले के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे नेस्ले का एक प्रोडक्ट है नेस्टी, एक प्रोडक्ट है नेस्ले बटर, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है नेस्कैफे। सो वी हैव द नेस्टी, नेस्ले बटर, नेस्कैफे, और एक प्रोडक्ट है सेरेलैक। अब मैं चारों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता जाता हूं, आप मुझे बताते जाओ ये पीएलसी के किस स्टेज में जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है और पीएलसी का स्टडी। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये नेस्ले का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कि जो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना, उसी को आप कहते हो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो नेस्टी, नेस्टी का ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल है, सीजन के हिसाब से चलता है, तो एवरी सीजन दे हैव टू पुश इट, और जब वो उसे पुश करते हैं तो इसकी सेल बढ़ती है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर एवरी सीजन इट विल सी द डिक्लाइन फेज, यस और नो। एंड इन डिक्लाइन फेज इन एवरी सीजन अगेन दे विल डू द एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रिंग इट टू द ग्रोथ स्टेज। ये इसको कहां लेके चले जाएंगे, ग्रोथ स्टेज में लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये किस फेज में है, आप क्या बोलोगे सर, इसको हम डिक्लाइन में रखेंगे। सेकंड आ जाओ नेस्ले बटर। नेस्ले बटर आपने सुना है ना, हम कहते हैं सर नेस्ले बटर सुना है, लेकिन इससे भी इसका भी एक एकदम बिल्कुल सुपीरियर प्रोडक्ट है। मतलब क्या आप बोलोगे सर, अमूल बटर। और मेजॉरिटी ऑफ मार्केट अमूल बटर का तो ये सिचुएशन है कि उसका डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है, मतलब आप समझ सकते हो कितना पॉपुलर प्रोडक्ट है। और नेस्ले बटर के अमूल बटर के रहते हुए और कोई बटर इंडिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो नेस्ले बटर को एक बड़ा लेंदी इंट्रोडक्शन फेज मिला, बहुत ही लेंदी इंट्रोडक्शन फेज मिला। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, हमने कहा सर इसको हम इंट्रोडक्शन फेज में लिख सकते हैं, बड़ा ही लेंदी इंट्रोडक्शन फेज है इसका, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद हम बात करते हैं नेस्कैफे की। नेस्कैफे आप देखोगे पूरे साल इसका एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर देम। इसको वो बहुत बढ़िया से बेचते हैं और हमेशा सेलिब्रिटी को एंगेज करते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, और हमेशा इसको एडवर्टाइज करते रहते हैं। सो बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट्स में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उनको प्रॉफिट भी जनरेट करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये किस स्टेज में गया, आप कहते हो सर ये ग्रोथ स्टेज में गया। सेरेलैक की बात करो, सेरेलैक का ऐड देखा आपने टीवी पे, साल में एक आध बार वो चलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको याद दिला दे कि भाई हम हैं, हमें खरीदते रहो। सेरेलैक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो मैच्योरिटी एंजॉय कर रहा है फ्रॉम सो मेनी इयर्स। द रीजन इज वेरी सिंपल, इसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ना, वो भी इसको डिफीट नहीं कर पा रहे, और ये कंटिन्यूअसली मैच्योरिटी को एंजॉय कर रहे थे। दे डू नॉट हैव टू मेक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेरेलैक, राइट।
इसमें उन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रोवाइडिंग देम द सरप्लस कैश। इसको हम कहां रख देंगे? इसको हम रख देंगे मैच्योरिटी में। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। पीएलसी आपको ना हेल्प करता है टू डायग्नोज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट को उठाओगे, उसका डेटा उठाओ, आपको तुरंत समझ में आएगा ये पीएलसी के किस स्टेज से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टेज एट विच each of them exist and then accordingly treatment can be done। और जैसे ही आपको पता चलता है ये पीएलसी के किस स्टेज में है, you can do the treatment, means you can apply your strategy। whenever I say ना कि treatment can be done, तो समझ जाओ strategy can be applied। okay, diagnosis of portfolio of product, क्या एडवांटेज है इसका? diagnosis of portfolio of product, ये था आपका पीएलसी। ये क्या था आपका? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर है? कितने स्टेजेस है हमारे पास? 4 स्टेजेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज द वैल्यू चेन एनालिसिस। राइट, आ जाओ, इसको देखो वैल्यू चेन एनालिसिस को। अब ध्यान से सुना मेरे, माइकल पोर्टर साहब को तो आप जानते ही हो, और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि पोर्टर साहब ने कुछ थियरी दी हैं जिन थियरी ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को शेप किया है। राइट, दुनिया में बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है इस बात को। बहुत सारे लोग हैं ऐसा कहने वाले कि भाई ये बताओ, इतने सारे ऑथर्स हैं, इतने सारे नाम हम पढ़ते हैं, इतने अच्छे इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इतने अच्छे थियरीज दिए हैं, है ना, उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी माइकल पोर्टर को मिलती है, ऐसा क्यों? तो बड़ा रीजन बड़ा सिंपल है इसका। माइकल पोर्टर की 3 थियरीज की हम बात करते हैं। जो 3 थियरीज आपको पढ़ने हैं वो तीनों जो है ना ब्रेक थ्रू है, जिसने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को नया शेप दे दिया। चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात करो, चाहे आप वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करो। राइट, तो अभी जो आप है सेकंड कॉन्सेप्ट पे, वो आपका वैल्यू चेन एनालिसिस है ना। और इसी के बाद आप पढ़ोगे 5 फोर्सेस मॉडल। तो 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन एनालिसिस माइकल पोर्टर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी माइकल पोर्टर एंड वैल्यू चेन माइकल पोर्टर। ये 3 कॉन्सेप्ट ना आप कह सकते हो बैकबोन है एसएम का। दैट इज व्हाई दैट मैन इज गिवन सो मच रिस्पेक्ट। एनीवे, आगे बढ़ो। पोर्टर साहब का क्या कहना है? पोर्टर साहब का कहना है कि आपके कंपनी के पास कितना रिसोर्सेज है ना, मायने नहीं रखता। हम बोले क्या बात कर रहे हो सर, कितना पैसा है मायने नहीं रखता? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कैसा रॉ मटेरियल मायने नहीं रखता? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। माइकल पोर्टर साहब का कहना है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है मायने नहीं रखते, क्योंकि तब तक जब तक आप उन रिसोर्सेज को प्रोसेसेस में सही तरह से इस्तेमाल ना कर सको। सपोज यू हैव लॉट ऑफ मनी। एफएम में आप क्या पढ़ते हो? एफएम में आप पढ़ते हो कि मेरे को अर्निंग को रिटेन करना है। कब रिटेन करना है? व्हेन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। जरा सोचो, एक कंपनी ने क्या किया, पूरा का पूरा अर्निंग रिटेन कर लिया, बस उस कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कि वो इन्वेस्ट करके आरओआई जनरेट कर सके। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस कंपनी ने सही किया? आप बोलते हो सर उसने बहुत बड़ी गलती करी है। आइडिया बहुत सिंपल है, यही कहना है पोर्टर साहब का ना कि आपके पास कितना रिसोर्स है, आपका मैन पावर है, आपके पास मशीन्स है, आपके पास मटेरियल है, आपके पास मनी है, ये सब वर्थलेस है तब तक जब तक आप इसको प्रॉपर्ली एक्टिविटीज में ना लगाओ, और वो भी इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसेस में ना लगाओ ताकि आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज मैक्सिमम आउटपुट आप क्या कर सको, जनरेट कर सको, वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सको। तब तक इन रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं है। किसी कंपनी के पास कितना भी रिसोर्सेज है, वर्थलेस है अंटिल इट इज नॉट अप्लाइड इन द प्रोसेसेस। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने दूसरी बात क्या कही? उन्होंने कहा कि क्या आप कैसे देखते हो अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे देखते हो? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो आपके सराउंडिंग्स में होती है, जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है। सो एज अ बिजनेस यू शुड लुक फॉर बोथ। So, activities within the organization as well as activities outside the organization, both need to be managed to create value for the customer। और इसी के लिए उन्होंने एक वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया है। वैल्यू चेन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो मेरा वैल्यू चेन है, यानी कि सप्लायर से लेके कस्टमर तक का जो मेरा वैल्यू डिलीवरी चेन है, इस वैल्यू चेन को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह से लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो वैल्यू चेन में हम डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन एक्टिविटीज के बीच में लिंकेज एस्टैब्लिश करते हैं। ऑफ कोर्स हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं टू मैक्सिमाइज वैल्यू डिलीवरी। जितना ज्यादा वैल्यू डिलीवरी को हम मैक्सिमाइज करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना ही हाई होगा और वी विल बी एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो इसी क्रम में माइकल पोर्टर ने 2 तरह के एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा वैल्यू चेन में आपके 2 तरह के एक्टिविटीज हैं। एक का नाम दिया उन्होंने प्राइमरी एक्टिविटीज। उन्होंने कहा जो आपका मेन ऑपरेशन चेन है ना, जिसके थ्रू वैल्यू क्रिएट एंड डिलीवर हो रहा है, उसको प्राइमरी एक्टिविटीज बोलो। जैसे पहला उन्होंने कह दिया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो जो आपका रॉ मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है इनबाउंड, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहा है ना, इसीलिए कहा गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो रॉ मटेरियल आ गया। देन आप अपने कंपनी के अंदर यू डू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। सेकेंड हो गया ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के बाद जो गुड्स आपने तैयार किया है, वो गुड्स आपको डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर तक पहुंचाना होगा। उसके लिए होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि आउटबाउंड, अब ये कंपनी से बाहर जा रहा है। सो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर से सुनो, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स।
क्या इतना काफी है? नहीं। आप जानते हैं कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपको कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ाना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सेल्स ऑर्डर चाहिए, तो यू विल हैव टू डू मार्केटिंग एंड सेल्स। तो फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू योर कस्टमर्स, जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, रिपेयर हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने होंगे अपने कस्टमर्स को। तो देन देयर कम्स द सर्विसेज। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, इसको उन्होंने कहा प्राइमरी एक्टिविटीज। बोला ये वो एक्टिविटीज है जिसके तहत वैल्यू क्रिएट और डिलीवर हो रहा है टू द कस्टमर। अब सेकेंडरी क्या होता है? फिर सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होता है? सेकेंडरी कहना सही नहीं होगा, सपोर्ट बोलो। तो अब माइकल पोर्टर साहब का कहना है कि ये जो आपके 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है कुछ और भी एक्टिविटीज विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमने कहा जैसे, उन्होंने कहा इन 5 स्टेजेस में जहां कहीं भी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी वहां आपको रॉ मटेरियल पहुंचाना होगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट हो जाता है सपोर्ट एक्टिविटीज, जो इन 5 एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा। फिर आता है इन 5 एक्टिविटीज को करने के लिए यू नीड टू हैव द कॉम्पिटेंट स्टाफ, सो यू विल हैव टू डू एचआर मैनेजमेंट। सो एचआर मैनेजमेंट क्या बन जाता है? सपोर्ट एक्टिविटीज। इन 5 एक्टिविटीज को, प्राइमरी के 5 एक्टिविटीज को करने के लिए सर्टेनली यू विल बी रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजी, राइट? सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, दैट बिकम्स द सपोर्ट एक्टिविटीज। एंड ऑफ कोर्स विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नथिंग कैन बी डन, सो इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स योर सपोर्ट एक्टिविटीज। तो आपके पास 4 सपोर्ट एक्टिविटीज है, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। अब एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद माइकल पोर्टर साहब कहते हैं कि इन एक्टिविटीज में आपको लिंकेज स्टैब्लिश करना होगा, कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट करना होगा, देन यू विल एबल टू टर्न इट इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और आप बेटर वैल्यू डिलीवर कर पाओगे अपने कस्टमर्स को। एक ऐसा वैल्यू चेन होगा आपका जहां से जो आपका कोर कॉम्पिटेंस होगा, जो आप कॉम्पिटिटिव कॉपी नहीं कर पाएंगे, और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लंबे समय तक एंजॉय कर सकोगे। तो दैट इज व्हाट द वैल्यू चेन एनालिसिस इज ऑल अबाउट। देखना, कंपनीज दैट जनरेट मोर वैल्यू are more likely to profit than those that generate less value. It's all about value. You know, customers are paying you for value. Higher the value, the customer will be willingness to pay will be higher. Understanding value chain of an organization is critical for evaluating how much value it generates. तो हमने कहा वैल्यू अगर हाई वैल्यू डिलीवर कर रहा है तो वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, और ये हाई वैल्यू डिलीवर करना, वैल्यू को क्रिएट करना और डिलीवर करने के लिए हमारे पास वैल्यू चेन होता है। तो वैल्यू चेन को स्टडी करके ही आपको पता चलेगा कोई कंपनी कितना वैल्यू जनरेट करने के लिए कैपेबल है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय स्ट्रेटजिस्ट्स टू ब्रेक डाउन ईच प्रोसेस दैट देयर एम्प्लॉइज एम्प्लॉय। दिस एनालिसिस कुड बी यूज्ड टू इंप्रूव द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जो हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है, दैट कैन बी इंप्रूव्ड, and of course we can increase our efficiency and can create competitive advantage. Value chain analysis can be used by business of all sizes. तो चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो या आप मल्टीनेशनल कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी क्या कर सकती है? वैल्यू चेन को अप्लाई करती है। वैल्यू चेन एनालिसिस हैज बीन वाइडली यूज्ड एज अ मींस ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या कहा था आपको? विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो किसने कहा था? पोर्टर साहब ने। क्या कहा था? कि भाई सिर्फ कंपनी के अंदर के एक्टिविटीज पे ध्यान मत दो, कंपनी के अराउंड जो एक्टिविटीज हो रही हैं उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वैल्यू डिलीवरी में। एंड रिलेटिंग देम टू असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू चेन एनालिसिस वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड एज एन अकाउंटिंग एनालिसिस। मैं आपको कहने वाला हूं कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को इग्नोर कर दो, है ना। The two basic steps of identifying separate activities and assessing the value added from each were linked to an analysis of an organization competitive advantage by Michael Porter. तो दोनों तरह के एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, उनके बीच में क्रिएट करना, कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करना, ये कॉन्सेप्ट दिया था माइकल पोर्टर ने। इसी को आप कहते हो वैल्यू चेन एनालिसिस। इंट्रोडक्टरी थियरी बहुत सिंपल है, जो आपको ध्यान में रखना है। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करते हैं? आप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं ताकि आप उन्हें इंप्रूव कर सके, ताकि आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सके। वैल्यू चेन एनालिसिस में आप डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटीज के बीच में आप लिंकेजेस क्रिएट करते हैं ताकि आप कोर कॉम्पिटेंस को डेवलप कर सको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सको, मार्केट प्लेस में लीड कर सको। वैल्यू चेन एनालिसिस आपको इनेबल करता है इस बात को समझने के लिए कि आपकी कंपनी कितना अच्छा वैल्यू डिलीवर कर सकती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा वैल्यू डिलीवर करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के आपके चांसेस होंगे, राइट। साथ ही साथ हमने ये कहा कि वैल्यू चेन एनालिसिस किसी भी साइज एंड शेप की कंपनी अप्लाई कर सकती है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, दे कैन अप्लाई द वैल्यू चेन। एज फार एज एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड, वी नो दैट, हमने क्या कहा? 2 तरह की एक्टिविटीज होती है एज पर द पोर्टर।
Porter argued that understanding of strategic capability must start with the identification of separate value activities. जैसे हम separate value activities की बात करते हैं तो हम कहते हैं there are two kinds of value activities in the value chain. One is the primary activities, second is the support activities. So हमारे पास क्या आ गया, primary activities and support activities आ गया. So primary activities में हमारे पास 5 processes आते हैं: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing, sales and service. So we have the inbound logistics, we have the operations, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस. ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज हो गए. अब इन सब का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको दिमाग में रहेगा. आप ध्यान से मेरी बात को सुनना. सबसे पहले तो क्या बोलोगे, वैल्यू चेन एनालिसिस में कितने तरह के एक्टिविटीज, 2 तरह के एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड द सपोर्ट एक्टिविटीज. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी एक्टिविटीज फर्स्ट. चलो सबसे पहले क्या हो गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. सो इनबाउंड यानी कि ये हमारे सप्लायर हो गए. हमारे सप्लायर से हमारी कंपनी में जो आ रहा है ना, इसको हम इनबाउंड कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इनबाउंड कहते हैं. तो क्या आ रहा है भाई, तो आप कहते हो सर रॉ मटेरियल. क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल. तो ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल को रिसीव करना, रॉ मटेरियल को स्टोर करना एंड रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना. अब मुझे एक बात बताओ, जो भी रॉ मटेरियल आया तो क्या पूरा का पूरा रॉ मटेरियल एक साथ कंज्यूम हो जाता है? नहीं. प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन फ्लोर पे डिफरेंट जॉब शॉप्स होते हैं एंड डिफरेंट जॉब शॉप्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है. करेक्ट. वाइल प्रोडक्शन, मान लो 10 स्टेज में प्रोडक्शन हो रहा है तो 10 स्टेज में 10 तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए. तो आपने रॉ मटेरियल को रिसीव किया, रॉ मटेरियल को स्टोर किया और जिस जॉब शॉप पे जो रॉ मटेरियल चाहिए उस जॉब शॉप पे उस रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया. यानी कि आप रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट. क्यों मैं टू प्रोडक्ट कह रहा हूं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जा रहा है प्रोडक्शन में और वहां जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. इसीलिए कहते हो आप कि रॉ मटेरियल को रिसीव करना, उसे स्टोर करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. ठीक है. अब इसी पैटर्न पे आउटबाउंड की बात सोचो. जब आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो नाउ यू हैव अ फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड्स को रिसीव करना, उसको स्टोर करना और अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां जाता है, तो कस्टमर को. तो उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना टू द कस्टमर, इसको आप कहते हो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. याद रखना, रिसीव, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्ट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. रिसीव, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द कस्टमर इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, इजीली आपके दिमाग में रहेगा. इट इज कंसर्न्ड विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू द प्रोडक्ट. जैसे मटेरियल हैंडलिंग हो गया, स्टॉक कंट्रोल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा. इस तरह की एक्टिविटीज इसमें होंगी. और तीसरा है आपके पास आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. देखना, कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. राइट. तो ये हो गया इनबाउंड, ये हो गया आउटबाउंड. दोनों का डेफिनेशन एक तरह से ध्यान में रख लोगे. फिर आ जाओ बीच वाला, ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और द सर्विस. तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेशंस. क्या क्या होता है, मशीनिंग होती है, पैकेजिंग होती है, असेंबली होता है, टेस्टिंग होती है, ये सब होता है जो प्रोडक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं. सो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद वी हैव द मार्केटिंग एंड सेल्स. अच्छा, मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो हम कहते हैं मार्केटिंग इज नॉट अ नंबर ओरिएंटेड जॉब, सेल्स इज अ नंबर ओरिएंटेड जॉब. तो हम सेल्स की जब भी बात करते हैं नंबर्स की बात करते हैं, भाई कितने का बेचा. मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता. मार्केटिंग का काम है कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करना और फिर फर्दर ये सोचता है कि हम उस नीड को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं. मार्केटिंग का काम है कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस को बढ़ाना. सो मार्केटिंग अवेयरनेस बढ़ाता है, जबकि सेल क्या करता है, एक्चुअल सेल करता है. मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड मीन्स वेयर बाय कंज्यूमर और यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड आर एबल टू परचेज इट. तो उनको अवेयर किया जाता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड देन दे विल बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट. इसमें सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडवर्टाइजिंग है, सेलिंग है एंड सो ऑन. एंड द लास्ट वन इज द सर्विसेज. The services are all those activities which enhance or maintain the value of a product or service, such as installation, repair, training and spares. जो प्रोडक्ट के वैल्यू को इनहांस करता है या मेंटेन करता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट किसी को बेचा और इंस्टॉलेशन की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है यू विल हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज, यू विल हैव टू सपोर्ट देम फॉर द इंस्टॉलेशन. तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हो सर्विस को भी प्रोवाइड करके. इस तरह से आपके 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हो गए. पहला हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब कलेक्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट.
दूसरा हो गया ऑपरेशंस, मतलब कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। तीसरा हो गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब कलेक्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। चौथा हो गया मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कि मार्केटिंग का मतलब इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, सेल का मतलब सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फिर आता है आपका सर्विसेज, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन और इनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। इस तरह से आपके 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं। देन वी गो टू द सपोर्ट एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया 4 सपोर्ट एक्टिविटीज होते हैं, है ना। एक हो गया प्रोक्योरमेंट, नंबर 1 इज द प्रोक्योरमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, राइट। प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? हमने कहा कि पांचों के पांचों प्राइमरी एक्टिविटीज में किसी भी एक्टिविटीज पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमें किसी भी तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो वहां तक वो रिसोर्सेज पहुंचाना प्रोक्योरमेंट कहलाता है, राइट। सो प्रोक्योरमेंट का मतलब है दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज। याद रखना, टू द प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज तक रिसोर्स को पहुंचाना क्या कहलाता है? आपका प्रोक्योरमेंट कहलाता है। सेकंड इज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जरूरत तो आपको होगी ही, है ना। यार डिफरेंट प्रोसेसेस, तो जाहिर सी बात है आपको इंट्रानेट इंस्टॉल करना होगा। एचआर मैनेजमेंट के लिए आप एचआरएमएस यूज करोगे, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। प्रोडक्शन के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए आप सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, राइट। प्रोक्योरमेंट के लिए आप प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। ये मल्टीपल आईटी टेक्नोलॉजीज विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द चेन और उसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो हो, प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड किए जा सके। सो ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी इवन इफ इट सिंपली नो हाउ। दैट की टेक्नोलॉजीज में बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट और विद द प्रोसेस और विद द पर्टिकुलर रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है ये सीधा प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या हो सकता है ये प्रोसेस से रिलेटेड हो, या हो सकता है ये किसी तरह के रिसोर्स से रिलेटेड हो। So lot of technologies are involved there। तो ये आपका क्या हो जाता है? सपोर्ट एक्टिविटीज। तीसरा आ जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंट स्टाफ बहुत ही जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये बहुत बड़ा फोर्स होता है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एक टैलेंटेड स्टाफ को अट्रैक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें रिटेन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया which transcends all primary activities। Of course जितने भी सपोर्ट एक्टिविटीज है, those transcends all primary activities। It is concerned with those activities involved in recruiting, managing, training, developing, rewarding people within the organization। So क्या करना? रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट करने के बाद क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट करते हैं, राइट। मोटिवेट करते हैं उन्हें। ये सारे एक्टिविटीज आते हैं एचआर मैनेजमेंट में, and that is your support activities। Then there comes the infrastructure, the system of planning, finance, quality control, information management, etc. are crucially important, right। Infrastructure also consists of the structures and routines। इसको खास करके याद रखना है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, structures and routines of the organization which sustain its culture। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूटीन है जो उसके कल्चर को सस्टेन करता है। एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा की हम बात करते हैं। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर आर एसेंशियल टू कंडक्ट ऑल of the activities, in fact all the primary activities as well as the support activities। तो आपके 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, आपके 4 सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। इन्हीं के बीच में आप लिंकेज एस्टैब्लिश करते हो। लिंकेज, हाउ टू क्रिएट लिंकेज एंड क्रिएट कोर कॉम्पिटेंस इन वैल्यू चेन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है हमें कि वैल्यू चेन एनालिसिस में हम दोनों तरह की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज 5 होते हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज 4 होते हैं। हमारा काम होता है इनके बीच में लिंकेजेस एस्टैब्लिश करना, यहाँ कोर कॉम्पिटेंस को डेवलप करना ताकि हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को क्रिएट कर सकें और अपने कस्टमर को हायर वैल्यू प्रोवाइड कर सके। दिस ऑल अबाउट योर वैल्यू चेन एनालिसिस। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन वैल्यू चेन एनालिसिस? स्ट्रेट अवे दे विल हैव टू आस्क फ्रॉम द एक्टिविटीज। उनको एक्टिविटीज से पूछना होगा, तो दे विल हैव टू आस्क फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जा सकता है, वो ये पूछ सकते हैं आपसे, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और या फिर जो एक्टिविटीज हैं इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों को मैनेज करने की जरूरत है क्या? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो फिर अगेन यू विल हैव टू कम टू द वैल्यू चेन एनालिसिस। आप बोलोगे हाँ, एक्टिविटीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द अराउंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। अदरवाइज अब इसके अलावा यहां कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रेट टॉपिक है, स्ट्रेट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएंगे। नाउ लेट्स सी द इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। ये आपका था वैल्यू चेन एनालिसिस एंड द पीएलसी। तो टॉपिक को आपने देखा। नाउ मूव टू इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है, देखो इंडस्ट्री को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, उस इंडस्ट्री को आपको समझना होगा।
इंडस्ट्री क्या होता है बेसिकली, आपने कॉन्सेप्ट को समझा था, सेट ऑफ सेलर्स को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो वो जो सेलर्स हैं वो आपके बेसिकली कौन है, कॉम्पिटिटर्स। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके इंडस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर, कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है आपके लिए ल्यूक्रेटिव हो, ल्यूक्रेटिव का मतलब अट्रैक्टिव हो, या हो सकता है अट्रैक्टिव ना हो। दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझना होगा कि वेदर द इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल और नॉट। आपको समझना होगा इस इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, इंडस्ट्री में कंपटीशन का क्या सिचुएशन है, इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए हमारे पास क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स होने चाहिए जिनको की सक्सेस फैक्टर्स कहा जाता है, इंडस्ट्री में हमारा पोजीशन क्या है जिसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो देयर आर सर्टेन टूल्स एंड थियरीज अवेलेबल जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टू एसेस द इंडस्ट्री। इन सबके साथ आपको इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को भी समझना होगा, जिसके लिए आप 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन एनालिसिस को यूज करते हैं। तो दे आर सर्टेन टूल्स अवेलेबल, और अच्छी बात यह है कि वो सारे टूल्स आपको पढ़ने हैं। तो इंडस्ट्री एनालिसिस इनेबल स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है, तो आपको अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करना होगा। Once you have the understanding of the industry, then you can devise your strategy. So, and make decisions about whether the industry is lucrative or not. तो इंडस्ट्री lucrative कब होता है? When the industry is profitable for you. ऐसा हो सकता है क्या कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल ना हो? हम कहते हैं हाँ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्री में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बहुत ही हाई है, ऐसे सिचुएशन में हो सकता है वो इंडस्ट्री आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। तो इंडस्ट्री ल्यूक्रेटिव है या नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड फॉर दैट पर्पस वी डू द इंडस्ट्री एनालिसिस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज एंड मेथडोलॉजीज मे बी यूटिलाइज्ड टू मेक अ क्लियर पिक्चर of key industry traits like competition intensity, drivers of change, rivals firms market position and tactics, competitive success and profit forecasts. तो मैंने आपको कहा था there are lot of ideas, lot of methodologies, lot of tools are available जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं to have a clear picture of the industry. The purpose of industrial analysis is to get insight into a wide range of elements within and outside the business. Analyzing these elements enhances knowledge of surroundings and serve as the foundation for aligning a strategy with changing industry circumstances and realities. So, अभी एक यहां आपको कुछ खास नहीं करना है इस टॉपिक में, बस एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कट दिमाग में रखना है that if we are operating in some industry, then we should have the understanding of the industry. And how can we develop the understanding of the industry? The idea is very simple, that we have to analyze the industry factors. For that purpose, we can use different tools and methods. We can use the concept of strategic group mapping. We have to understand the economic traits of the industry as well. We can use the technique, we will have to identify the KSF as well, that is key success factors. We can use 5 forces model to understand the competitive nature and strength of the industry. So all these tools and methods can be used, and ultimately we will be able to conclude that whether the industry is profitable for us or not, or whether the industry is lucrative or not. है ना, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है यहाँ, उसको हमें ध्यान में रखना है। Now next is Porter's 5 forces model. जब आप इंडस्ट्री को स्टडी करते हो ना, तो इंडस्ट्री में आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशंस को समझने की जरूरत होती है, आपको कंपटीशन को समझने की जरूरत होती है, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को समझने की जरूरत होती है। कंपटीशन जितना इंटेंस होता है, विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, यू विल सी दैट योर प्रॉफिट विल डिक्लाइन। आपका प्रॉफिट क्या होता है, डिक्लाइन होता है। और याद करो, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू जनरेट प्रॉफिट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट, देन इट्स बेटर टू क्विट दैट इंडस्ट्री, राइट। फर्दर, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है, व्हेनेवर यू आर ऑपरेटिंग इन सम इंडस्ट्री, you have to understand the setup of the competition, because based on that you will be formulating your own strategy. आपको समझना होगा कि आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, या आप जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं हमारे पास, उनका जो कुमुलेटिव स्ट्रेंथ है वो किस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, और क्या उन फोर्सेस को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस वी हैव सर्टेन स्ट्रेटजीज जो हम आगे कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे।
तो इसके लिए माइकल पोर्टर ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कहा जाता है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ये कहता है कि आपका जो कंपटीशन होता है वो 5 फोर्सेस से मिलकर बनता है किसी भी इंडस्ट्री का, और वो पांचों फोर्सेस का जो कुमुलेटिव स्ट्रेंथ होता है ये बताता है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन का सिचुएशन कैसा है, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन कैसा है। अब मजेदार बात ये है कि ये जो आपके 5 फोर्सेस है ये सारे के सारे इंडस्ट्री में होते हैं। हालांकि जो नेचर होता है इनका, जो प्रेशर्स आते हैं डिफरेंट फोर्सेस से, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करते हैं, बट फोर्सेस सारे इंडस्ट्री में 5 के 5 ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बात को ध्यान में रखना अभी से कि 5 फोर्सेस मॉडल को हम किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है कंपटीशन का वो सारे इंडस्ट्री में सेम होता है। हालांकि इन 5 फोर्सेस के जो प्रेशर्स हैं, डिफरेंट फोर्सेस के जो प्रेशर्स हैं, ये प्रेशर्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन हो सकता है, बट द सेम टूल 5 फोर्सेस मॉडल कैन बी अप्लाइड इन एनी इंडस्ट्री। एवरी बिजनेस ऑपरेट इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं कॉम्पिटिशन इज अ बैड लक, तो आप क्या कहोगे? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? कॉम्पिटिशन इज अ बैड लक, तो आप क्या बोलोगे? नो, दिस इज इनकरेक्ट। कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी बैड लक। कॉम्पिटिशन इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी देयर, राइट? आप सीए की तैयारी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन, क्या आपका कंपटीशन नहीं है? ट्रस्ट मी, आपके क्लास में जो आपके साथ बैठ के बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको अपनी सीट से मतलब है और आपको अपनी सीट से मतलब है। जाहिर सी बात है, आप दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। सो कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज देयर, एवरी बिजनेस हैज टू फेस इट। तो कोई भी कंपटीशन से बचने से, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो हम कहते हैं नो, कंपटीशन इज नॉट अ बैड लक। दूसरा सवाल, कंपटीशन इज बैड फॉर कंज्यूमर्स। आप बोला नहीं, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा कंज्यूमर्स को उतना ही अच्छी क्वालिटी का और कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा। तो कंपटीशन कस्टमर्स के लिए कभी खराब नहीं होता, कस्टमर्स के लिए वो हमेशा अच्छा होता है। तीसरा सवाल, कंपटीशन इज बैड लक फॉर द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन या ऑलवेज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोलोगे नो, कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई सो? बिकॉज कंपटीशन आपको मोटिवेट करता है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं वो इंप्रूवमेंट के लिए आपको मोटिवेट करता है, इंप्रूवमेंट के लिए आपको फोर्स करता है। तो कंपटीशन आपके लिए गलत चीज नहीं है। एज अ कॉम्पिटिटर कंपटीशन आपके लिए गलत चीज नहीं है। सो एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। Porter's 5 forces analysis is a simple but efficient way for determining the key sources of the competition in business or industry. तो 5 forces मॉडल के मदद से we can determine the key sources of competition. And there are 5 forces, and only 5 forces के different pressures होते हैं. Understanding the variables that affect industry helps to adapt the strategy, boost profitability, and stay ahead of the competition. जब आप 5 forces analysis करते हैं, then you will be able to identify different pressures what are operating in that industry. So accordingly आप अपनी strategy को क्या कर सकते हैं? Adapt कर सकते हैं. Strategists may use a strong position to organizational advantage or reinforce a weak one to avoid making mistakes in the future. Now see this, जब हम 5 forces की बात करते हैं, सीधा इस पे आओ और यहां क्वेश्चन मार्क कर देना, सिंगल स्टार लगा देना। The model holds that the state of competition in any industry is a composite of competitive pressures operating in 5 areas of overall market. 5 areas of overall market. तो कहां से आता है? तो पहला है competitive pressure associated with the market, maneuvering and jockeying for buyers' patronage that goes on among rival sellers in the industry. So ये हो गया बेसिकली आपका क्या, ये 5 फोर्सेस हैं हमारे पास। सो प्रेशर जो आ रहा है कहां से आ रहा है? पहला फोर्स क्या हो गया? राइवल सेलर से, है ना? इसको कहते हैं राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स। क्या कह दिया इसको हमने? राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स। तो फर्म के आपस का जो फाइट है, फर्म जो आपस में फाइट करते हैं टू गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर, तो पहला फोर्स तो आपका यही हो गया, राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स। तो फर्म्स तो आपस में झगड़ा करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 5 फोर्सेस मॉडल आने से पहले लोग कंपटीशन को यही समझते थे, जो डिफरेंट कंपनी जो होती है किसी भी इंडस्ट्री में, वो जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को गेन करने के लिए आपस में लड़ते हैं ना, उसी को कहा जाता था कंपटीशन। 5 फोर्सेस ने बोला कि नहीं, ये तो एक फोर्स है बट अदर कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। नंबर 2, अब प्रेशर जो आता है आपको किससे? न्यू एंट्रेंट से। इसको हम कह सकते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। सो न्यू एंट्रेंट से भी आपका कॉम्पिटिटिव प्रेशर जनरेट होता है। तीसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम द अटेम्प्ट ऑफ कंपनीज इन अदर इंडस्ट्री टू विन बायर्स ओवर टू देयर ओन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट।
तो तीसरा हो गया आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से भी आपको प्रेशर आएगा, तो ये आपका तीसरा फोर्स हो गया। फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। तो एक क्या आ गया मेरे पास नंबर 4 में, सप्लायर आ गया, और नंबर 5 में आपका आ जाएगा बायर। इस तरह से देखो 5 फोर्सेस हैं, और इन्हीं 5 फोर्सेस से मिलकर आपका क्या बनता है, 5 फोर्सेस मॉडल बनता है। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इसी को कहते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री एंड राइवलिंग अमॉन्ग फर्म्स। तो ये 5 फैक्टर्स मिलके बनते हैं आपका 5 फोर्सेस मॉडल। इस मॉडल को आप यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, राइट। सो आपके पास कितने फोर्सेस हो गए, 5 फोर्सेस हो गए। चलो समझते हैं इसको फटाफट, ध्यान से जरा देखिएगा और आसानी से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर थियरी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप दिमाग में रख पाओगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 फोर्सेस मॉडल। सो दिस इज योर 5 फोर्सेस मॉडल, ध्यान से समझो। हम ये कह रहे हैं कि सर देखो पहले क्या होता था, इस मॉडल के आने के बाद, किसने दिया था इसको, माइकल पोर्टर ने। इस मॉडल के आने से पहले सॉरी, जो राइवलरी होती थी फर्म के बीच में, राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स, फर्म जो आपस में फाइट करते हैं, सो राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स। तो एक इंडस्ट्री के जो फर्म्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स कहा तो एक इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले कंपनीज को हम रेफर कर रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री के जो फर्म्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, किस आधार पे लड़ते हैं कंपनीज, आपस में कैसे लड़ती हैं। सो दे फाइट लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। वो चाहते हैं कि मेरा कॉस्ट कम हो जाए, मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाए ताकि मैं अपने प्राइस को कम कर सकूं और मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकूं। दे फाइट ओवर क्वालिटी, ये चाहते हैं कि मेरी क्वालिटी अच्छी हो तो कोई दूसरी कंपनी चाहेगी मेरी क्वालिटी अच्छी हो, तो दे फाइट फॉर द क्वालिटी। दे फाइट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, वो चाहते हैं कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा वो ज्यादा बेच पाएगा, तो सर्टेनली दे विल फाइट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। They fight for based on what technology and so on. There are several way जिसके आधार पे वो क्या करते हैं, आपस में फाइट करते हैं टू गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर, राइट। तो ये कंपटीशन होता था शुरू में, सबको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, सबको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, सब अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। तो सारे फर्म्स एक एडवांटेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और आपस में फाइट करते हैं, इसको कहते हैं राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स, इसी को कहा जाता था कंपटीशन। बट ये जो राइवलरी है ना, ये अदर फैक्टर से बहुत लार्जली अफेक्ट होती है। जैसे देखो एक फैक्टर हम यहां ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं बायर। बायर कौन होता है, बायर वो होता है जो हमसे गुड्स खरीदता है, इंडस्ट्री से जो बाय करेगा वो बायर हो जाएगा। तो सेट ऑफ बायर्स को आप मार्केट कहते हो, और आप जानते हो हर एक इंडस्ट्री का एक मार्केट होता है। तो बायर कैसे कंपटीशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो बायर के पास एक बड़ा पिक्यूलियर पावर होता है, दैट इज द पावर टू बार्गेन। और बायर की बार्गेनिंग पावर जितनी ज्यादा होती है तो वो उतना ही ज्यादा इंपैक्ट करता है कंपटीशन को। क्यों ऐसा होता है, तो इस बात को समझो कि बायर बार्गेन कब कर पाता है। मान लो इंडस्ट्री में 4 कंपनीज हैं और चारों कंपनीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है और चारों कंपनीज की प्राइसिंग भी सेम है, तो क्या बायर बार्गेन कर पाएगा? अगर चारों की क्वालिटी सेम है, चारों का प्राइस सेम है, तो क्या बायर बार्गेन कर पाएगा? हाँ कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि बायर फिर बोलेगा कि भाई आप मुझे 2 रुपए कम में दे दो, मैं आपसे ले लूंगा, मैं उनसे नहीं लूंगा। ये बायर क्यों कह पा रहा है कि मैं उनसे नहीं लूंगा? क्योंकि बायर को पता है कि क्वालिटी सेम है, प्राइस में मान लो 2-4 रुपए का सबका ऊपर नीचे है, बट क्वालिटी सेम है, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं ए कंपनी से खरीद रहा हूं, बी से खरीद रहा हूं, सी से खरीद रहा हूं या डी से खरीद रहा हूं, मैं किसी से भी खरीदूं, आई विल बी गेटिंग द सेम क्वालिटी। सो बायर क्या कर सकता है, बार्गेन करेगा। और जब बायर बार्गेन करेगा तो किसी सेलर ने क्या किया, 2 रुपए डिस्काउंट पे उसको बेचा। जैसे ही सेलर ने 2 रुपए डिस्काउंट पे उसको बेचा, आपको नहीं लगता प्राइस वॉर स्टार्ट होगा? और जैसे ही सारे सेलर्स प्राइस कम करना शुरू करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है इंडस्ट्री का नीचे जाएगा। सो यस, बायर का जो बार्गेनिंग पावर होता है दैट इंपैक्ट्स द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड अल्टीमेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। सो बायर जो प्रेशर एक्सरसाइज करता है ऑन कॉम्पिटिशन, that is in terms of bargaining power, that is in terms of bargaining power, अपने बार्गेनिंग पावर के टर्म में ये क्या करता है, प्रेशर एक्सरसाइज करता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायर के बार्गेनिंग पावर को डिटरमिन करेंगे कि बायर का बार्गेनिंग पावर हाई होगा या बायर का बार्गेनिंग पावर लो होगा? जब हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर की, तो पहला ले लो
नंबर ऑफ बायर्स की बात कर लो। नंबर ऑफ बायर्स देखो, अगर आपका बिजनेस सेटअप B2C है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है ना, ये इंडिविजुअल बायर्स हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है ना, तो इनकी बार्गेनिंग पावर ना के बराबर होती है। जैसे आप टूथपेस्ट खरीदते हो, आप बार्गेन नहीं कर सकते, आप जाते हो, आप पेमेंट करते हो, टूथपेस्ट लेके आज चले आते हो घर पे, यू कैन नॉट बार्गेन। लेकिन एक दूसरे सेटअप की बात करो, दैट इज B2B। यहां सेलर भी बिजनेस है और बायर भी बिजनेसेस हैं। तो अगर बायर बिजनेसेस ये डिसाइड करना शुरू कर दिया आपस में मिलके, जितने भी बायर बिजनेसेस हैं, इन्होंने मिलके क्या किया, एक कार्टेल फॉर्म कर दिया और कार्टेल फॉर्म करके ये बोला कि भाई हम इसी प्राइस पे इस क्वालिटी का गुड्स आपसे खरीदेंगे, बेचना है बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो, हम किसी और से खरीद लेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि एकदम से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इंडस्ट्री पे? इंडस्ट्री बेचेगा किसको? क्योंकि सारे के सारे बायर्स तो बिजनेसेस हैं, वो आपस में मिलकर क्या किया, उन्होंने कार्टेल फॉर्म कर दिया। सो नंबर ऑफ बायर्स की अगर आप बात कर दो, तो आपको याद रखना है कि B2B में क्या कर सकते हैं बायर्स फॉर्म कर सकते हैं कार्टेल फॉर्म कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड क्वालिटी, कार्टेल फॉर्म करके ये क्या करते हैं, प्राइस एंड क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक है। नंबर 2, अब वॉल्यूम ऑफ परचेज की बात करो। एज अ बायर, ये आपके साथ भी होता है, एज अ बायर जब आप कम वॉल्यूम को परचेज करते हैं ना, तो आप बार्गेन नहीं कर पाते। लेकिन जैसे मान लो किसी शॉप पे गया, आपको एक पेन खरीदना था, तो आपने एक पेन खरीदा, आप पैसे दे देते हो, आप एक बार पूछते हो कि भाई डिस्काउंट दे दो, मना करता है कोई बात। मान लो आपको 2000 पेन खरीदना है, तो क्या आप MRP पे लेने जा रहे हो? आप बोलोगे कतई नहीं लेंगे। जैसे ही आपने 2000 पेन का ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, तो आप बार्गेन करोगे, आप बोलोगे मुझे डिस्काउंट चाहिए इस पे, क्योंकि मैं आपसे बल्क में खरीद रहा हूं। तो याद रखना, वॉल्यूम ऑफ परचेज अगर हाई होगा, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या होगा, हाई होगा। वॉल्यूम ऑफ परचेज अगर हाई होगा तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई होगा। नंबर ऑफ बायर कम होगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। नंबर ऑफ बायर ज्यादा होगा तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। और अगर वॉल्यूम ऑफ परचेज ज्यादा होगा तो बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। इसके अलावा देखो, हमने अभी देखा, अगर मान लो जब सारी कंपनीज, इंडस्ट्री के सारे कंपनीज सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे, तो बायर बार्गेन कर पा रहा था, किससे खरीदे किससे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचो, अगर ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो, मतलब यूनिक प्रोडक्ट अगर बेच रही है कंपनीज, तो क्या बायर उससे नेगोशिएट कर पाएगा, बार्गेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज हाईली डिफरेंशिएटेड और उसकी क्वालिटी हाई है। तो जाहिर सी बात है कि बायर को क्या करना पड़ेगा, अगर बायर उस प्रोडक्ट पे बार्गेन करने की कोशिश करता है तो वो बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय सेलर इज अनडिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट इज व्हाट, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अगर सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है, यहां से जो बेच रहा है, ये अनडिफरेंशिएटेड है प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहां से बेचा जाने वाला प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, तो उस कंडीशन में बायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, राइट, एक्सेट्रा। इस तरह से हम देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जितना ज्यादा होगा, कंपटीशन पे उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। बायर के अलावा हमारे पास दूसरा फैक्टर होता है सप्लायर का। तो क्या सप्लायर भी, हाँ ऑफ कोर्स, सप्लायर भी लेटेंट सोर्स है कंपटीशन का। सप्लायर भी कंपटीशन को इन्फ्लुएंस करता है और सप्लायर भी एग्जैक्टली इसका भी पावर वही है। ये भी किस फॉर्म में इंपैक्ट करता है, बार्गेनिंग पावर में। क्या बोलेंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो ये भी क्या करता है, बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज करता है। और जब सप्लायर अपने बार्गेनिंग पावर को यूज करेगा, तो आपको यहां कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट। क्योंकि सप्लायर जब बार्गेनिंग पावर को यूज करता है तो किस चीज के लिए यूज करता है? जब बायर ने बार्गेनिंग पावर को यूज किया तो क्यों किया? टू गेट लोअर प्राइस। ये चाह रहा था कि मुझे सस्ता सामान मिले और अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी मिल जाए मुझे लोअर प्राइस में। इसके लिए बार्गेन करता था बायर। सप्लायर किसके लिए बार्गेन करेगा? सप्लायर बार्गेन करेगा टू चार्ज हायर प्राइस। सप्लायर अपने रिसोर्सेज के प्राइस को बढ़ाने के लिए बार्गेन करेगा। और जब सप्लायर अपने रिसोर्सेज के प्राइस को बढ़ाएगा, तो इस इंडस्ट्री का इनपुट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो इसका असर आपको सब जगह दिखाई देगा। कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, और जब कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो, यहां से प्रेशर जा रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जो आपके इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर दे रहा है, डिक्लाइन कर दे रहा है। अब सवाल यह आता है कि सप्लायर का बार्गेनिंग पावर किन फैक्टर से डिसाइड होगा? तो जरा सोचो। सबसे पहला हो गया हमारा नंबर ऑफ सप्लायर। सप्लायर्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उनकी बार्गेनिंग पावर उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर ज्यादा सप्लायर है
जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, तो उन्हें तो बेचना है ना फिर। और जो सामने कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री के फर्म्स हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर तुम नहीं दोगे उस प्राइस पे तो वो किसी और से लेगा। लेकिन अगर सप्लायर कम है, जरा सोचो तो क्या होगा। इफ सप्लायर्स आर कंसंट्रेटेड, सप्लायर्स आर लेस, उस कंडीशन में फर्म्स को उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, यानी कि इन सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में इनवर्स रिलेशन है। तो नंबर ऑफ सप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई होगा अगर उनकी संख्या कम होगी, अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। नंबर 2, रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्स। अगर मान लो सप्लायर जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो स्कार्स रिसोर्स है, वो सिर्फ मान लो 1-2 सप्लायर के पास ही अवेलेबल है, तो क्या उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी? यस। जैसे हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, इंडिया के कोल रिसोर्स पे एक ही कंपनी का आप कह सकते हो कि आधिपत्य है, दैट इज बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड। तो क्या उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी? सर्टेनली हाई होगी। सो स्कार्स रिसोर्स। डिफरेंशिएटेड रिसोर्स, जरा सोचो, अगर सप्लायर जो रिसोर्स दे रहा है आपको, दैट रिसोर्स इज डिफरेंशिएटेड रिसोर्स, अगर वो डिफरेंशिएटेड रिसोर्स है तो उस कंडीशन में सप्लायर ज्यादा डिमांड कर सकता है। इस तरह से मल्टीपल फैक्टर से सप्लायर का बार्गेनिंग पावर डिसाइड होता है और वो बार्गेनिंग पावर अल्टीमेटली आपके कंपटीशन को अफेक्ट करता है। आ जाओ तीसरे पे। तीसरा है हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। चौथा हो गया इनफैक्ट, क्योंकि राइवलरी को तो हमने पहले ही देख लिया था। अब अगला फैक्टर है हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अगला फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट का मतलब क्या होता है? न्यू एंट्रेंट का मतलब होता है न्यू एंट्री। न्यू एंट्री, एक नई कंपनी इंडस्ट्री में एंटर करेगी। एज्यूम करो इंडस्ट्री में 10 कंपनीज हैं, ठीक है, तो मार्केट 10 कंपनीज में बटा हुआ है। अगर एक 11th कंपनी एंटर करती है इंडस्ट्री में, तो क्या बाकी 10 कंपनी पे प्रेशर आएगा? यस। क्या उनका मार्केट शेयर टूटेगा? यस। और ये कंपनी चाहेंगी कि ऐसा हो? नो। दूसरी बात, 10 कंपनी थी पहले सिनेरियो में, दूसरे सिनेरियो में 11 कंपनीज थी, तो कहां कंपटीशन ज्यादा होगा? आप क्या बोलोगे सर, 11 कंपनीज में कंपटीशन ज्यादा होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये जो न्यू एंट्रेंट आ रहा है ना, ये बहुत सारी चीजों से ये न्यू एंट्रेंट क्या कर सकता है? प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो न्यू एंट्रेंट किस तरह के प्रेशर्स क्रिएट करता है? तो याद करो आप, हम बात करते हैं लेट्स से तनिष्क का। तनिष्क टाटा का ब्रांड है। तनिष्क से पहले बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स थे इंडिया में। तनिष्क लॉन्च हुआ, रातों रात इंडिया का बिगेस्ट स्टोर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज वेरी सिंपल, द ब्रांड नेम। टाटा का ब्रांड नेम बहुत ही स्ट्रांग है और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है, और सोना में सबसे ज्यादा जरूरत होती है ट्रस्ट की। हालांकि ऐसा नहीं कि बाकी सारी कंपनीज खत्म हो गई, लेकिन तनिष्क एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर जरूर बन गया इंडस्ट्री का। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं स्ट्रगल हुआ उसे? ब्रांड नेम। सेकेंड, आप जियो का एग्जांपल लो। जब जियो लॉन्च हुआ इंडिया में, तो पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का जितना वर्थ था वो जियो का लॉन्चिंग कॉस्ट था। सो आप क्या कहते हो सर? रिसोर्सेज, बिग फर्म। हो सकता है जो फर्म आ रही है ना इंडस्ट्री में वो बिग फर्म्स हो। तो जब बिग फर्म्स एंटर करती है ना इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पूरा कॉम्पिटिटिव सेटअप ही बदल जाता है। क्या हुआ जियो के आने के बाद? मर्जर्स शुरू हो गए, कंपनीज एक्वायर होने लगी, कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी। सो दिस विल हैपन व्हेनेवर अ बिग फर्म एंटर्स इनटू इंडस्ट्री, तो कंपिटिटिव सिनेरियो कंप्लीटली चेंजेस। इसके अलावा हो सकता है जो न्यू फर्म आ रही है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, तो वो क्या करेगा? डिसरप्ट कर देगा इंडस्ट्री को। फर्दर ऐसा भी हो सकता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो न्यू फर्म आ रही है उनके पास उनका रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या है? बहुत ज्यादा है। इस तरह से न्यू एंट्रेंट प्रेशर एक्सरसाइज करता है। तो न्यू एंट्री इनटू इंडस्ट्री, अगर न्यू एंट्री का ज्यादा स्कोप है तो फिर यहां प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 10 कंपनीज का इंडस्ट्री था और कोई न्यू एंट्रेंट एंटर करना चाहता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप बोलोगे सर इंडस्ट्री के प्लेयर्स की। तो ये जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स है ना, उन्हें रोकना होगा। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एंट्री बैरियर्स। ये जो फर्म्स है ना यहां, ये क्या क्रिएट करते हैं? ये एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं ताकि इन फर्म्स को एंटर ना करने दिया जाए, न्यू एंट्रेंट को क्या किया जाए? रोका जाए। अब ये एंट्री बैरियर्स कैसे क्रिएट हो सकता है? जैसे एज्यूम करो कि यहां के जो फर्म्स है ना, दे आर एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो दे आर एबल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। अब जो न्यू एंट्रेंट है वो सोचता है हाई क्वालिटी एट अ लो कॉस्ट, ये मैटर ऑफ टाइम का मामला है। कहने का मतलब है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन वी डू रिपीटेड टास्क वी गेट द एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपर्टीज, and that expertise gives you efficiency and ultimately your cost declines.
तो अगर मेरे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल मुझे चाहिए तो मुझे सालों तक काम करना पड़ेगा, बट क्या मैं इतने टाइम तक इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाऊंगा? जबकि यहां के प्लेयर ऑलरेडी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है न्यू एंट्रेंट क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए, उसको लगे नहीं खतरा है इस इंडस्ट्री में एंटर करने में, हो सकता है मैं फंस जाऊं। तो ये क्या हो गया, ये एंट्री बैरियर हो गया। फर्दर सोचो, जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, दोज प्रोडक्ट्स आर हाईली डिफरेंशिएटेड, वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे आर सेलिंग। अब इस लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक रिसर्च करना होता है, आपको बहुत सारे इनोवेशंस लाने होते हैं, इनोवेटिव फीचर्स लाने होते हैं। सो न्यू एंट्रेंट को पता है कि ये इनोवेटिव फीचर्स हाईली एक्सपेंसिव है, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्करेज करेगा कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं एंट्री बैरियर्स। सो ये इंडस्ट्री के प्लेयर्स क्या करते हैं, एंट्री बैरियर्स रेज करते हैं ताकि न्यू एंट्री को अंदर आने से क्या किया जाए, डिस्करेज किया जाए। वी हैव टू स्टडी द एंट्री बैरियर्स एज वेल। इसके बाद आता है हमारा पांचवा फोर्स, विच इज कॉल्ड एज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से भी थ्रेट आएगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? हम कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो सेम नीड को एड्रेस करे बट डिफरेंट सेक्टर से हो, एसेंशियली डिफरेंट सेक्टर से हो। सेम सेक्टर के प्रोडक्ट को हम, वो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट तब होंगे जब दोनों का सेक्टर अलग होगा। For example, we have Aquafina and we have Bisleri. These are not substitute product. These are competing products. So these are main product of industry. वो यहां आएंगे दोनों के दोनों ब्रांड। लेकिन अगर मैं Aquafina को कंपेयर कर दूं रियल जूस के साथ, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं, मान लो पानी अवेलेबल नहीं है, आसपास दूर दूर तक नहीं है, और आपको जूस मिल रहा है, तो क्या आप वो खरीद के पियोगे? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि वो सेम नीड को एड्रेस कर सकता है, ये ताकत उसमें है। तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गया, राइट। फर्दर सोचो, अब जैसे हम बात करते हैं टॉर्च की, एक टाइम था हर एक घर में टॉर्च हुआ करता था, स्टील वाले टॉर्च का जमाना था, फिर बाद में प्लास्टिक के चाइना प्रोडक्ट बहुत सारे आए इंडिया में, बट वो सब के सब खत्म हो गए। किसने खत्म कर दिया? आप बोलोगे मोबाइल फोन। हो क्या रहा है, जो टॉर्च जिस नीड को हमारा एड्रेस कर रहा था, एग्जैक्टली उस नीड को हमारा मोबाइल फोन भी एड्रेस कर देता है, तो लोगों ने टॉर्च रखना ही बंद कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये डिफरेंट सेक्टर से होता है बट सेम नीड को एड्रेस कर देता है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब सवाल आता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रेशर एक्सरसाइज करेगा? जवाब है हाँ। तो किस टर्म में प्रेशर एक्सरसाइज करेगा? अगर मान लो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसका जो प्राइस है वो लो प्राइस है एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस एक मुद्दा हो सकता है, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग बोलेंगे चलो भाई मेन प्रोडक्ट महंगा है, सब्स्टिट्यूट सस्ता है, यही खरीद लेते हैं। याद देखो, यूजफुल लाइफ, ये देखने को मिलता है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो लंबा चलेगा, यूजफुल लाइफ है उसका, तो हो सकता है लोग वो खरीद लें। एडवांस टेक्नोलॉजी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है लोग वो खरीद लें। अवेलेबिलिटी, यानी कि कहीं भी अगर मेन प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को ही खरीद लेंगे। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रेशर एक्सरसाइज करता है आपके कंपटीशन पे। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बनता है, और ये पांचों फोर्सेस मिलके आपके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। हमारे सामने एक चैलेंज है, हाउ टू मेजर इट। मान लो ये किसी इंडस्ट्री का मैप है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये कितना पावरफुल है, वीक है, प्रॉफिटेबल सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमारे लिए ये किस तरह से काम करेगा। सो हाउ वी डू इट। जो पहला स्टेप होता है वो हम कर चुके हैं। पहला स्टेप होता है पांचों फोर्सेस से एसोसिएटेड प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करना, और ये प्रेशर्स जो आप आइडेंटिफाई करते हो ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। जैसे यहां आपने न्यू एंट्रेंट में कुछ प्रेशर्स को लिस्ट किया है, यहां आपने थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में प्रेशर को लिस्ट किया है, यहां आपने बायर में प्रेशर्स को लिस्ट किया है, और सप्लायर में भी आपने लिस्ट किया है। इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग प्रेशर्स एसोसिएटेड विद ईच फोर्स, स्टेप नंबर 1। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग प्रेशर होगा। नंबर 2, अब हम देखते हैं कि इन प्रेशर का स्ट्रेंथ क्या है, तो इसको हम एक रेंज में रखते हैं, और रेंज में रख के सबको वैल्यू असाइन कर देते हैं कि इन प्रेशर्स का स्ट्रेंथ क्या है। ये देखने के बाद तीसरे स्टेप में हम कुमुलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं कि पांचों प्रेशर फोर्सेस के सारे प्रेशर्स को मिला के जो कुमुलेटिव स्ट्रेंथ है, वो कुमुलेटिव स्ट्रेंथ किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्या ये एक प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है या नहीं करता है।
तो 5 फोर्सेस मॉडल का एनालिसिस हम 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रेशर्स एसोसिएटेड विद ईच फोर्स, सेकंड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेशर्स, एंड थर्ड determine whether the cumulative pressure या collective strength of all forces creates a profitable environment or not. This is how we do it, and then after we will be able to devise our strategy. ये है आपका 5 forces model, right? आ जाओ। देखो, the strategist can use 5 forces model to determine what competition is like in a given industry by undertaking the following steps. तो कितने स्टेप्स में हम करते हैं 5 फोर्सेस एनालिसिस? 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रेशर एसोसिएटेड विद ईच फोर्स। तो हर एक फोर्स के साथ एसोसिएटेड प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, इवेलुएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस आर। तो फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, नॉर्मल है या वीक है। दिस इज हाउ वी कैटेगराइज इट। तो हमने देखा कि प्रेशर्स जो है वो कितना स्ट्रांग है, और फिर हम देखते हैं डिटरमिन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 फोर्सेस इज कंड्यूसिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट। तो पांचों फोर्सेस का जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, क्या वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है जहां हम क्या करें, अट्रैक्टिव प्रॉफिट को अर्न कर सके। इन 3 स्टेप्स में वी डू द 5 फोर्सेस एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। और देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी ईच ऑफ द फोर्सेस, है ना। हम क्या करेंगे, एक एक फोर्सेस को स्टडी करना शुरू करेंगे, राइट। बट हियर वी विल स्टॉप, तो आपने 3-4 टॉपिक को कवर किया है, उसको एक बार गो थ्रू करो। 5 फोर्सेस के मॉडल को, जैसे ही अभी आपका ये लेक्चर खत्म होता है, 5 मिनट निकाल लेना प्लीज। 5 फोर्सेस मॉडल का जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया, उस डायग्राम को गौर से देखो, है ना, अपने दिमाग में सेट करो उसको, राइट। क्योंकि 5 फोर्सेस को मैं सीधा यूज करूंगा जब आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को पढ़ोगे, डायरेक्ट यूज करूंगा मैं। और अगर यहां 100% क्लैरिटी रहेगी ना, आपका फोकस, आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है मुझे। मतलब आपने एक डायग्राम ड्रॉ करो, ना हो तो रफ नोटबुक पे, बायर दिखाओ, सप्लायर दिखाओ, न्यू एंट्रेंट दिखाओ, राइवलरी दिखाओ और सब्स्टिट्यूट दिखाओ, एंड थिंक अबाउट इट। जस्ट गिव 5 to 10 मिनट्स हार्डली। इसका फायदा ये होगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी पढ़ोगे ना, तो फटाफट आपके पॉइंट्स रिलेट होंगे, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में आधी सरदर्दी आपकी खत्म हो जाएगी। ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक है, राइट। सो अभी हम अपने अगले सेशंस में हम क्या करेंगे, एक एक करके 5 फोर्सेस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास कुछ 2-3 टॉपिक और है, छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर क्या होगा, ओवर होगा, राइट। सो विल स्टॉप हियर एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जहां हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।